हेलो फ्रेंड्स, आप सबको स्वागत है मेरी क्लास में मतलब आज की क्लास में। और आज की क्लास में पढ़ने जा रहे हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में, यानी कि राइट टू कल्चर एंड एजुकेशनल राइट एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। यानी कि आज की स्लाइड से हम दो मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में देखने को मिलेगा, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है वो आर्टिकल 32 में देखने को मिलते हैं कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमें आर्टिकल 32 में देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं आर्टिकल 29 और 30 से, संस्कृति और शिक्षा संबंधी के अधिकारों से। तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी के अधिकार है वो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में दिए गए हैं, यानी कि दो ही आर्टिकल इससे संबंधित हैं। आर्टिकल 29 में बताया गया है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, यानी कि कोई व्यक्ति व्यक्ति नहीं, इसमें नागरिक शब्द का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 29 और 30 सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है, ना कि विदेशियों के लिए। जैसे कि हमने पढ़ा था कि 15, 16, 19, 29, 30 ये जो आर्टिकल्स हैं या जो मौलिक अधिकार हैं सिर्फ और सिर्फ वो नागरिकों के लिए उपलब्ध है, ना कि विदेशियों के लिए। आर्टिकल 29 कहते हैं कि भारत के क्षेत्र में निवास करने वाला है, भारत के क्षेत्र में कोई भी जो नागरिक है, यह नागरिकों का अनुभाग, बेसिकली किसी भी नागरिकों के अनुभाग शब्द का प्रयोग किया गया। नागरिकों के अनुभाग को अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति आदि को संरक्षित या सुरक्षित रखने का अधिकार है, यानी कि उसकी कोई बोली है, भाषा है, लिपि है, संस्कृति है, तो उसको जो संरक्षित या सुरक्षित बनाए रखने का अधिकार है वो मौलिक अधिकार है, और ये मौलिक अधिकार संविधान के द्वारा आर्टिकल 29 के रूप में दिया गया है। दूसरी बात इसमें यह भी बताई गई है कि राज्य के द्वारा जो संस्थाएं चलाई जाती हैं, राज्य के द्वारा जो संस्थान है या उनसे सहायता प्राप्त संस्थान है, उसमें किसी भी नागरिक से धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब इस आधार पर प्रवेश से नहीं रोका जाएगा कि आप क्या धर्म अलग है, जाति अलग है या भाषा अलग है, इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 29 में जो अल्पसंख्यक शब्द है, बेसिकली अल्पसंख्यक शब्द की जगह इसमें बताया गया है कि अल्पसंख्यकों का जो वास्तविक जो मतलब होता है, जैसे हम समझते हैं, वैसा इस आर्टिकल में नहीं है, क्योंकि माना जाता है क्योंकि नागरिकों का जो अनुभाग शब्द का प्रयोग हुआ है इसमें, नागरिकों के अनुभाग, इस शब्द के अभिप्राय में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों ही शामिल होते हैं। यानी कि जो इसमें अल्पसंख्यक शब्द हो रहे हैं, इसमें अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों ही है, क्योंकि किसी भी नागरिक को अपनी बोली, भाषा, धर्म, बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है, फिर वो अल्पसंख्यक हो, बहुसंख्यक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं कि हर किसी नागरिक के लिए अधिकार है। लेकिन जो आर्टिकल 30 में जो अल्पसंख्यक है, वही अल्पसंख्यक है जिन तरीके से हम अल्पसंख्यकों को समझते हैं। आर्टिकल 30 कहता है कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना, प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है, ये आर्टिकल 30 कहता है। आर्टिकल 30 में बताया गया है कि वो चाहे धार्मिक हो या भाषाई हो, जब वो अपनी शिक्षा संस्था की स्थापना करेंगे तो उनको अधिकार दिए जाते हैं। क्या अधिकार दिए जाते हैं? कि वो अपनी रुचि की शिक्षा संस्था की स्थापना कर सकते हैं, अपने अनुसार प्रशासन कर सकते हैं। दूसरा बताया गया है कि राज्य के द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा संस्था की किसी संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए, यानी कि सरकार के द्वारा उसको लिया जा रहा है, तो उसके लिए निर्धारित क्षतिपूर्ति रकम से उनके प्रत्याभूत अधिकार निर्बंधित या निरकृत नहीं होते हैं। यानी कि हमें पता है कि जो 44वां संविधान संशोधन था 1978 में होता, उसके तहत जो संपत्ति का अधिकार था इसको हटाया गया, यानी कि इसे मूल अधिकार से हटाकर एक सामान्य विधिक अधिकार बना दिया गया। यानी कि अब आपकी सरकार के द्वारा संपत्ति अर्जित की जा सकती है, लेकिन इस मामले में अल्पसंख्यकों की शिक्षा संबंधी संपत्ति है, तो उस मामले में इन्हें कुछ अधिकार प्रदान करता है आर्टिकल 30। आर्टिकल इसमें अगली बात बताई गई कि राज्य के द्वारा जब अल्पसंख्यक वर्गों को या उनके द्वारा जो प्रबंधित संस्थानों को जो वित्तीय सहायता दी जाएगी, उसमें किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होगा, विभेद नहीं करेगा। ये आर्टिकल 30 में कहा गया है। इन शॉर्ट अगर हम समझना चाहें तो आर्टिकल 29 कहता है कि आप अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रख सकते हैं, जबकि आर्टिकल 30 कहता है कि जो भाषा या धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक है वो अपनी शिक्षा संस्था की स्थापना कर सकते हैं, उसका प्रबंध कर सकते हैं। आगे चलते हैं आर्टिकल 32 की तरफ। तो आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। मूल अधिकारों को संवैधानिक घोषणा, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, अगर हम इसे समझने की कोशिश करें, कोई भी घोषणा तब तक मायने नहीं रखती जब तक उस घोषणा को क्रियान्वित करने के लिए कोई प्रभावी मशीनरी ना हो। सीधी सी बात है, घोषणा की जाए की जाए की जाए, यानी हम नारियल फोड़ते जाए, बाकी कुछ काम हो नहीं, नींव रखे नहीं, सिर्फ नारियल फोड़ दें, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? नारियल की खर्चा बढ़ेगा। तो कुल मिला के जो कहा जाता है कि मूल अधिकारों की संवैधानिक घोषणा तब तक अर्थहीन है, तर्कहीन है और शक्तिविहीन है जब तक कोई प्रभावी मशीनरी इसको लागू करने के लिए ना हो। और प्रभावी मशीनरी क्या है? अनुच्छेद 32 है जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है,
और जो अपने आप में मौलिक अधिकार है। यदि आपको लगता है कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत जाते हैं और ये जो आर्टिकल 32 है, इस आर्टिकल 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट कोटेशन है। ये अक्सर पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा और हृदय किसने कहा है, मतलब संवैधानिक उपचारों को अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय किसने कहा है, तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है। और जो आर्टिकल 32 में 4 बातें शामिल की गई, 4 बातें क्या है कि मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है, यानी कि उसके लिए जो आवेदन होगा, यदि आपको लगता है कि मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो आप आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हालांकि 226 के तहत आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, ये भी इसमें बताया गया है। उच्चतम न्यायालय को किसी भी मूल अधिकार के संबंध में निर्देश या आदेश जारी करने का अधिकार होगा। यदि मौलिक अधिकारों को हनन हुआ है, किसी व्यक्ति ने इसके खिलाफ याचिका लगाई है, तो इस याचिका के तहत सुप्रीम कोर्ट उस मौलिक अधिकार से संबंधित या मौलिक अधिकारों के निराकरण के लिए, उसके समाधान के लिए रिट जारी करेगा। उन रिट को हम आगे की स्लाइड्स में पढ़ते हैं। संसद को शक्ति प्रदान की गई है कि वो उच्चतम न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय को भी इस तरीके के अधिकार प्रदान करे, लेकिन इस तरीके के जो अधिकार दिए जाएंगे वो उच्चतम न्यायालय से पूर्वाग्रह से रहित होने चाहिए। अगली बात बताइए कि उच्चतम न्यायालय में जाने के अधिकार को संविधान द्वारा अन्यथा उपबंधित के सेवा निलंबित नहीं किया जाएगा, यानी कि जैसा संविधान में बताया गया उसके अलावा किसी अन्य तरीके से आर्टिकल 32 को निलंबित नहीं किया जा सकता। और आर्टिकल 32 से अनुच्छेद 359 के तहत होता है जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाता है। तो इस तरीके से आर्टिकल 32 के बारे में कुछ प्रावधान बताए गए हैं। आर्टिकल 32 में जो 4 तरीके की रिट बताई गई है, ये जो 5 तरीके की रिट बताई गई है, हम इसे आगे पढ़ते हैं। इससे पहले एक बात और समझ लेना चाहिए कि जो आर्टिकल 32 और 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो रिट जारी करते हैं, इसमें थोड़ा सा अंतर ये है। इसमें अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट से 5 तरीके की रिट जारी कर सकता है। ये जो 5 तरीके की रिट बताई गई है, सिर्फ यही 5 तरीके की रिट सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रत्याय, सिर्फ यही 5 तरीके की रिट जारी करेगा। लेकिन जो हाई कोर्ट 226 के तहत इन 5 तरीके की रिट को जारी कर सकता है, इसके अलावा भी जो इसके पास जो अधिकार है इनके बारे में जारी कर सकता है। यानी कि इसमें देखा जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्र संकुचित है, कम है इस मामले में, जबकि हाई कोर्ट का ज्यादा है। दूसरी बात देखी जाए तो सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों से संबंधित याचिका को हर हाल में स्वीकार करना होगा, क्योंकि संविधान ऐसा करने के लिए उससे कहता है। लेकिन आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट पर ऐसी पाबंदी नहीं है, वो उसका विवेक अधिकार है, वो ले भी सकता है, मना भी कर सकता है। तो ये समझना चाहिए इस बारे में। आगे चलते हैं हम। आर्टिकल 32 में जो रिट बताई गई है, इसके तहत जो रिट है, सबसे पहले आते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण को बोलेंगे हम मैंडामोस, सॉरी हैबियस कार्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं हैबियस कार्पस। हैबियस कार्पस का मतलब है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत किया जाए। मान के चलिए यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि उसको जबरदस्ती बिना किसी कानूनी अधिकार के या बिना किसी वजह के उसे बंदी बना के रखा है, तो इस परिस्थिति में वो व्यक्ति याचिका दायर करेगा और सुप्रीम कोर्ट बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करता है। और जिस व्यक्ति ने उस व्यक्ति को बंदी बनाने से पूछता है कि वही आपने क्यों बंदी बनाया है। यदि सम्मत कारण पता चलता है तो उसे बंदी बने रहने दिया जाएगा। यदि असम्मत कारण है तो उस व्यक्ति पर कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, जो इसमें लिखा है ना कि इस तरह किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध है। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट है, सार्वजनिक प्राधिकरण यानी कि पब्लिक डोमेन में भी जारी हो सकती है और व्यक्तिगत में भी, यानी कि पर्सनल और पब्लिक दोनों ही डोमेन में ये रिट जारी की जा सकती है। और ये रिट कब जारी नहीं हो सकती? ये रिट जारी नहीं होगी जब हिरासत कानून सम्मत हो, यानी कि आपको वारंट के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। कार्यवाही आप पर हुई, आपने न्यायालय की अवमानना की है, संसद की अवमानना कर दी हुई है, न्यायालय के द्वारा हिरासत या फिर हिरासत न्यायालय के क्षेत्र के पार हुई हो, तो इन क्षेत्र में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट कार्य नहीं करेगी। अगला आता है परमादेश यानी कि मैंडामोस। परमादेश या मैंडामोस में क्या होता है कि इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, हम आदेश देते हैं। मान के चलिए कि किसी सार्वजनिक अधिकारी के द्वारा, जो पब्लिक ऑफिसर है, उस ऑफिसर के द्वारा आपके किसी कार्य को नहीं किया गया। मान के चलिए कि आप किसी कार्यालय में आप अपना आय प्रमाण पत्र बनवाने जाते हैं, इनकम सर्टिफिकेट बनवाने जाते हैं, वहां का जो जिम्मेदार अधिकारी है उस कार्य के लिए, वो आपसे मना कर देता है कि भाई मैं काम नहीं करूंगा। तो आप क्या करेंगे? आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट एक रिट जारी करेगा, जैसे मैंडामोस से परमादेश कहते हैं, तो परमादेश जारी होगी।
परमादेश में व्यक्ति से पूछा जाता है कि आपने ऐसा काम क्यों नहीं किया, इसमें लिखा ना, ताकि उनसे उनके कार्य और उसे नकारने के संबंध में पूछा जा सके। ये बात याद रखनी है कि पूछते हैं कि भाई आपने काम क्यों नहीं किया। अगर विधि मतलब सम्मत कारण होगा तो ठीक है, नहीं तो आप पर कार्रवाई होती है। इसमें क्या है कि ये जो परमादेश है ना, सिर्फ सार्वजनिक पब्लिक डोमेन में ही जारी की जा सकती है। पब्लिक डोमेन में किसी कॉर्पोरेशन में अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकरण सरकार के खिलाफ समान उद्देश्य के लिए जारी किया जा सकता है। याद रखना, सिर्फ पब्लिक डोमेन में हो सकती है, पर्सनल डोमेन में या प्राइवेट डोमेन में ये जारी नहीं होती है। ऐसे विभाग जो गैर संवैधानिक उनमें जारी नहीं होगी, कर्तव्य विवेक के अनुसार हो, यानी कि जरूरी नहीं है उसमें ये जारी नहीं हो सकता। संविधात्मक दायित्व को लागू करने के विरुद्ध में ये जारी नहीं होता है। भारत के राष्ट्रपति या राज्यों के राज्यपाल के विरुद्ध जारी नहीं होगा, क्योंकि वो अपने आप में सुप्रीम होते हैं, सर्वोच्च होते हैं, महामहिम होते हैं। और उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो न्यायिक क्षमता में, यानी कि जो प्रेजेंट में कार्य कर रहे हैं, जुडिशरी में भी हैं, उनके खिलाफ परमादेश की रिट जारी नहीं हो सकती। अगली दो रिट आती है प्रतिषेध और उत्प्रेषण। ये दोनों की दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई कह सकते हैं हम, एक दूसरे को एक जैसी ही लगती हैं, क्योंकि दोनों की दोनों न्यायिक सेवा से जुड़ी हुई हैं, जुडिशरी से या फिर अधिकरण ट्रिब्यूनल से जुड़ी हुई होती हैं। प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ होता है रोकना, प्रोविशन, रोकना। इसमें क्या होता है कि जो एक अपर कोर्ट होता है, अपर कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट पर एक बंदिश लगा दी जाती है कि अब आप इस कार्रवाई पर कोई इंटरेस्ट ना लें, यानी कि चलती कार्रवाई को रोक दी जाती है। किसी उच्च न्यायालय के द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्याय कार्यों को करने के लिए जारी किया जाता है। सीधा सा समझ लेते हैं, जैसे कि एक उच्च न्यायालय को लगता है, जो सुपीरियर कोर्ट को लगता है कि उसका जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है वो इस केस में किसी भी तरीके का पक्षपात कर सकता है, पक्षपात हो सकता है, तो ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट या सुपीरियर कोर्ट जो भी उससे उच्च न्यायालय है, उससे हायर है, तो हायर कोर्ट क्या करेगा, वो कहेगा कि आप इस केस पर कोई कार्रवाई ना करें, यानी कि रोक लगा दे, प्रतिषेध। प्रतिषेध संबंधी रिट सिर्फ न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध ही जारी किए जा सकते हैं, प्रशासनिक प्राधिकरणों, विधायी निकायों, निजी व्यक्ति के उपलब्ध नहीं। इसमें ये बात याद रखनी, जो प्रतिषेध है, प्रोविजन है, न्यायिक और अर्ध न्यायिक में जारी होते हैं। प्रशासनिक अधिकरण यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स है, इसमें ये जारी नहीं होते। विधायी निकायों में जारी नहीं हो सकते और निजी व्यक्तियों या निकायों के विरुद्ध जारी नहीं हो सकते। तो ये होता है प्रतिषेध। उत्प्रेषण में क्या होता है, उत्प्रेषण का मतलब इसे सर्चरी बोलते हैं इंग्लिश में, इसका शाब्दिक अर्थ प्रमाणित होने, सूचना देना। इसमें जो हायर कोर्ट क्या करता है, हायर कोर्ट कहता है कि अब आप इस केस पर कार्रवाई ना करें, इसमें हम करेंगे, यानी कि हायर कोर्ट लोअर कोर्ट से उस केस को अपनी तरफ मंगा लेता है। स्थानांतरण, एक उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों को लंबित मामलों के स्थानांतरण को सीधे पत्र जारी किया जाता है कि भैया अब हमें कर दीजिए। इससे अतिरिक्त न्यायिक क्षेत्र की कमी या कानून की खराबी के आधार पर जारी किया जा सकता है। इस तरह प्रतिषेध से हटकर जो केवल निवारक है, यानी कि जो प्रतिषेध से निवारक के रूप में काम करता है, जबकि उत्प्रेषण निवारक के रूप में भी काम करता है और सहायक के रूप में भी काम करता है। ठीक, अब उत्प्रेषण में एक बात समझ में आ जानी चाहिए, जैसे कि जो प्रतिषेध है, हमने देखा कि जो न्यायिक और अर्ध न्यायिक में जारी होता है, प्रशासनिक प्राधिकरणों में यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स में जारी नहीं होता। इसमें अगर देखा तो उत्प्रेषण न्यायिक अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के खिलाफ जारी ही किया जा सकता है, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने अपने एक इंटरप्रिटेशन में बताया कि जो ये उत्प्रेषण है, न्यायालय ने व्यवस्था दी कि उत्प्रेषण व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक प्राधिकरणों के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है। तो ये बात याद रखना, उत्प्रेषण प्रशासनिक प्राधिकरणों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है, जबकि प्रतिषेध को जारी नहीं किया जा सकता। प्रतिषेध की तरह उत्प्रेषण भी विधिक निकायों, निजी व्यक्तियों की इकाइयों के विरुद्ध उपलब्ध नहीं है, बाकी सब सेम है। बस याद रखना कि प्रतिषेध प्रशासनिक अधिकरणों के विरुद्ध जारी नहीं होता, जबकि उत्प्रेषण जारी हो सकता है। अगला आता है हमारा अधिकार परीक्षा लेख, यानी कि क्यो वारंटो, सॉरी क्यो वारंटो देखते हैं। तो अधिकार परीक्षा लेख में हम देखेंगे क्यो वारंटो, अधिकार परीक्षा, यानी कि इसमें क्या होता है कि कोई भी एक सार्वजनिक अधिकारी है, अपने अधिकार से ज्यादा अपने अधिकारों का प्रयोग कर ले, मान के चलिए उसका काम सिर्फ एक क्षेत्र तक था, वो क्षेत्र से बाहर जाकर काम करे। जैसे मान के चलिए, सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, जस्ट हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। एक टीचर है जो सिर्फ 5th क्लास तक पढ़ा सकता है, 5th स्टैंडर्ड तक पढ़ा सकता है, या
अब वो टीचर 5th स्टैंडर्ड के बाद यानी कि उसने अपने अधिकार उसका 5th स्टैंडर्ड तक का है, लेकिन वो 8th स्टैंडर्ड को पढ़ाने पहुंच गया, तो ऐसे में उससे पूछा जाएगा कि भाई आप क्यों पढ़ाने गए, आपको क्या अधिकार था पढ़ाने का। यदि वो अपना ये रीजन उचित बता देता है कि भैया मैंने इस वजह से अपने अधिकारों से आगे गया, वो तो ठीक है। अब उसने अवैध रूप से अधिकार कर लिया है तो फिर उस पर कार्रवाई होती है। ये तो है अधिकार प्रत्याशा, यानी कि शाब्दिक अर्थ में या इसका जो अर्थ होता है प्रतिकृत या वारंट के द्वारा। इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच के लिए जारी किया जाता है। अतः यह किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अनाधिकार ग्रहण करने से रोकता है। अवैध अनाधिकार, हालांकि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी जो लोक सेवक है, वो अपने जो अधिकार है उससे ज्यादा अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकता, यदि करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। तो ये था अधिकार प्रचलित कि हमें यहाँ पे हमारा आर्टिकल 32 खत्म होता है, यानी कि आज की स्लाइड में हमने आर्टिकल 29 पढ़ा, जिसमें हमने अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण पढ़े थे, यानी कि वो अपने बोली भाषा लिपि संस्कृति को बनाए रख सकते हैं। आर्टिकल 30 पढ़ा, जिसमें हमने देखा था कि जो नागरिक हैं वो अपनी शिक्षा संबंधी संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं यदि वो धार्मिक या भाषाई रूप से अल्पसंख्यक है। आर्टिकल 31 संपत्ति का अधिकार था, जिसे 1978 में 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से हटा दिया गया। और आर्टिकल 32 में जो आखिरी में हम देखते हैं जो 5 तरीके की रिट जारी की गई है, यदि किसी व्यक्ति की मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है आर्टिकल 32 के तहत, 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकता है। इस तरीके से हमने आर्टिकल 32 पढ़ा, आर्टिकल 32 में 5 तरीके की रिट पढ़ी। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।